to my channel Dream Achieve. I'm Bharat and इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की। बट शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स फ्यूचर में भी लाता रहूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्शन लॉस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऑफ डेमोक्रेसी का जो हॉलमार्क होता है, सिग्नेचर होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो हमारे देश में इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारे लॉज जो है, नियम कानून होने चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक और सही प्रोसीजर से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सके और जो भी घोटाले और फिर इलीगल एक्टिविटीज इलेक्शन में होने की कोशिश होती है उसको रोका जा सके या फिर उसको मिनिमाइज किया जा सके, राइट, मिटिगेट किया जा सके। तो जब भी हम इलेक्शन लॉज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो है दैट इज आरपीए एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इलेक्शन लॉज की जब भी हम बात करें तो ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। इसमें सारे के सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या नियम कानून होगी जो हमारे देश में पालन किया जाएगा फॉर द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। आर्टिकल 81 से 170 के बीच में जो है प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें, जहाँ पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स दोनों ही फिक्स की गई हैं। ठीक, एक्चुअली कितनी सीट्स होंगी वो समय समय पे कानून पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, बट देयर विल बी अ मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, वो डिसाइड जो है आर्टिकल 81 से 170 के बीच में किया गया ऑलरेडी। एंड 171 आर्टिकल जो है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स है उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल थोड़ा बाद में आया है इसलिए उससे रिलेटेड प्रोविजंस थोड़े लेटर आर्टिकल 171 में ऐड किए गए। बट इफेक्टिवली आप देखें तो आर्टिकल 81 से 171 में प्रोविजंस दिए गए मैक्सिमम एंड मिनिमम सीट्स के बारे में। प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि प्रेसिडेंट को जो पावर्स डिलिमिटेशन की होती हैं, प्रेसिडेंट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की करने की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है वो खींचने की जो पावर्स होती हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं और इतनी ज्यादा होती हैं कि उनको किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जिसका मेजर रीजन ये है कि भाई डिलिमिटेशन बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग एंड रिसोर्स एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए अगर कुछ भी इनको गड़बड़ी उसमें होती भी है तो फिर आपका दोबारा से उसको करना संभव नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, राइट। इसीलिए एक ही बार उसको प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई, प्रेसिडेंट जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली हो। और इसको प्रेसिडेंट को पावर कौन कन्फर करता है? यही आरपीए एक्ट करता है, इसलिए दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इलेक्शन की जो रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस होते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चाहे असेंबली से, चाहे काउंसिल से, और इनके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए रजिस्ट्रेशन की, ये सारे प्रोविजंस भी आरपीए एक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन 1950 के बाद इसी एक्ट को दोबारा से 1951 में अमेंड किया गया और बहुत सारे नए प्रोविजंस और डाले गए, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड देखा गया कि भाई और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमें ऐड करनी चाहिए, राइट। क्या क्या प्रोविजन ऐड किए गए? पहला, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप टू पार्लियामेंट। अगर आपको याद हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ में मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन वैसे तो एमपी या एमएलए बनने की, या मैंने आपको इवन इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चैप्टर में बताया है कि क्वालिफिकेशन वैसे तो बनने की जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है वो सिर्फ एज लिमिट बताई गई है और सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि लोकसभा की एज होती है 25 साल और सिटीजन ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है, राज्यसभा की एज होती है 35 साल। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी और क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। लेकिन पार्लियामेंट ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट समय समय पे कानून पास करके और भी यदि कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो ऐड कर सकता है। तो वो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, वो सारी चीजों के फाइनली लॉ बनाता है पार्लियामेंट, वो आरपीए एक्ट के अंदर जाके लिखाए जाते हैं। So that is why this act is very important. So पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए जो कानूनी क्वालिफिकेशन वैसे तो कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ एज लिमिट है 25 साल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर ये दो क्वालिफिकेशन आपके फुलफिल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप एलिजिबल हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनली यही दो है, लेकिन कानूनी तौर पे अगर पार्लियामेंट कुछ और प्रोविजन ऐड करता है, चाहे वो क्रिमिनल आपके ऊपर कोई केस हुआ है नहीं उससे रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी और चीज से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आपके आरपीए एक्ट के थ्रू पता चलेंगी। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड नियम कानून है
नोटिफिकेशन करता कौन है? वैसे तो भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है, राइट। बट उससे रिलेटेड जो नियम कानून होंगे वो कहाँ पता चलेगा आपको? आरपी एक्ट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है इलेक्शंस के लिए, पूरी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, जो मैंने आपसे इलेक्शंस के चैप्टर में डिस्कस भी किया हुआ है। दैट इज सीईओ होगा, उसके अंदर ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होंगे, फिर उसके अंडर में आपके कई सारे आपके क्या बोलते हैं रीजनल ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, ये सारे बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स जो होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल निभाते हैं, वो सारे का जो प्रोविजन है अगेन आरपी एक्ट के अंदर में दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन जो भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उससे रिलेटेड प्रोविजन भी आरपी एक्ट में दिए हुए हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजन है, कैसे कंडक्ट होगा, सीक्रेट बैलेट होगा, ओपन बैलेट होगा, बूथ का कितने लोगों की पॉपुलेशन में कितने बूथ लगेंगे, कितना कितना टाइम पे पोलिंग होगी, सारी चीजें अगेन आरपी एक्ट के अंदर दिया हुआ है। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टीज के लेक्चर में कि कुछ पार्टीज जो उनको नेशनल पार्टीज या रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का दर्जा दिया जाता है और उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो उनको जो रिक्वायरमेंट होती है सर्टेन मटेरियल्स की, किन मटेरियल्स की होगी, उनके सारे जो लिस्ट और बाकी सारे पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें भी आरपी एक्ट में देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, वो सारी चीजें भी आपको आरपी एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई हो गई, ये सारी चीजें उसको कौन हल करेगा, सारी चीजें क्या क्या डिस्प्यूट हो सकती हैं, ये भी आरपी एक्ट में आपको देखने को मिलेंगी। करप्ट एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस यानी इलेक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस कोई अगर हो रही हैं, ये सारी चीजें भी आपको आरपी एक्ट के अंदर देखने। तो अब देखिए आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम कानून जो है, आरपी एक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड 360 डिग्री सारे के सारे जो प्रोविजंस कवर हो रहे हैं, वो आरपी एक्ट आपको कर रहा है। देन देयर वाज डिलिमिटेशन एक्ट दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 82 और 174 ने रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रोविजन दिया, पार्लियामेंट्री का भी और असेंबली का भी, ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस बाय अथॉरिटी एंड सच मैनर एज पार्लियामेंट में लॉ बाय डिटरमाइन। तो पहले डिलिमिटेशन एक्ट में बोला गया था कि पार्लियामेंट में कानून बना के जिस अथॉरिटी को पावर देगी वही डिलिमिटेशन कर सकता है, राइट। सो वो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में कहा गया था। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि आर्टिकल 330 और 332 ऐड करके कहा गया था कि रीफिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी इन हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों कि 2001 में सेंसस हुआ था, जिसमें बहुत मेजर चेंज इन पॉपुलेशन देखा गया था भारत देश की। उस समय इसीलिए डिलिमिटेशन एक्ट दोबारा जो है पास किया गया, ताकि दोबारा से देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जा सके, राइट। तो इसीलिए उसमें और भी एक्स्ट्रा प्रोविजन दिए गए थे कि एससी एसटी के जो सीट्स हैं उनको दोबारा से फिक्स किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो गई है, राइट। क्योंकि पुराना जो था प्रेजेंट डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस एक्ट sought to lay down certain guidelines which manner in which such delimitation would be undertaken, भाई। तो 1971 सोचिए, मतलब उसके पहले भी सेंसस होते रहे, लेकिन उन सेंसस के बेसिस पे डिलिमिटेशन के ऊपर कभी भी सरकार का ध्यान नहीं गया था, राइट। पुराना डिलिमिटेशन के हिसाब से इलेक्शन किए जा रहे थे, बट लेकिन इतना समय क्योंकि बीत चुका था 1971 से लेकर करीब 40 बीत चुके थे, इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था दोबारा से डिलिमिटेशन को कैरी आउट करना, बाउंड्रीज को दोबारा खींचना। तो इसीलिए ये एक्ट को 2002 में पास किया गया। इसके अलावा और क्या क्या एक्ट है दोस्तों, और छोटे छोटे बहुत सारे एक्ट हैं दोस्तों जो लिखे गए हैं, जो पास किए गए हैं, जैसे पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, जिसमें कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट को कहा गया कि दे शैल नॉट डिस्क्वालीफाई द होल्डर्स फॉर बीइंग चोजन एज एमपीज। मतलब कि कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एग्जेम्प्ट किया गया। जनरली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप एमपी की तरह क्वालिफाइड नहीं होते, राइट। यू शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इस एक्ट में कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक्सक्लूड किया गया था, एग्जेम्प्ट किया गया था। बट अब क्या है और कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि करंटली ऐसा हो सकता है कि इन प्रोविजंस को ओवररूल भी कर दिया गया हो। SC/ST Orders Act 1976 provided for inclusion and exclusion from the list of SC/ST certain caste for readjustment of representative parliamentary assembly constituency। मतलब कि कुछ कास्ट को जिनको पहले SC या ST कैटेगरी में माना जाता था, उसमें 1976 के एक्ट में उन कास्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया उस लिस्ट में से, क्योंकि ये देखा गया होगा कि भाई अब उन नो लॉन्गर वो लोग बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको लगा होगा गवर्नमेंट को कि अभी बैकवर्ड क्लासेस नहीं रहे, उनकी जो कंडीशन रिलेटिवली इंप्रूव हो गई है, तो उनको लिस्ट से हटा दिया गया होगा। और कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जिनका उन्हें लगा होगा कि भाई कंडीशन और बहुत खराब हो गई है,
तो उनको इंक्लूड कर दिया गया हुआ। तो ये सारे चेंजेस जो है टेकअप किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963, यूटी जैसे हम हमारी बनी देश में धीरे धीरे बढ़ने लग गई, तो यूटी से रिलेटेड भी एक्ट को पास करना पड़ा 1963 में। फिर जैसे जैसे एनसीआर बना, नेशनल कैपिटल रीजन बना, दिल्ली का टेरिटरी बना, तो उसका एक्ट पास करना पड़ा 1991 में, राइट। फिर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल रिलेशन इलेक्शंस के एक्ट 1957 में पास करने पड़े, राइट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये सारे एक्ट आपको एक बार दिमाग में ध्यान रखने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट हमारे देश में पास हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनके प्रोविजंस को डिटेल में आपको याद करने की जरूरत है, एक्सेप्ट आरपी एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आरपी एक्ट, उसके जो प्रोविजंस है वो आपको एक बार जानने की जरूर इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया वो जरूर याद रखिएगा। बाकी एक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली नजर डाल लीजिए, एग्जाम के टाइम पे अगर पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं दोस्तों, रूल्स या फिर आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस हैं, जिनको पास किया गया समय समय पे इलेक्शंस को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, जिसमें प्रिपरेशन और पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के जो कानून है उसके बारे में, नियम कानून के बारे में बताया गया है। फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, यानी कि इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में सारा कुछ बताया गया है, कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में। प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स, कि भाई साइमल्टेनियसली 2 या 3 ऑफिसर्स को एक बंदा होल्ड नहीं कर सकता है, ताकि इसका प्रोहिबिशन किया जा सके, तो उससे रिलेटेड नियम कानून भी बनाए गए हैं, राइट। मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स, राइट। लोकसभा के डिफेक्शन के ग्राउंड पे क्या डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स होंगे वो बनाए गए हैं। राज्यसभा के क्या होंगे वो बनाए गए हैं। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल के क्या होंगे नियम कानून वो बनाए गए हैं दोस्तों। लोकसभा के डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रूल, मतलब एसेट और लायबिलिटीज जो वो डिक्लेयर करते हैं उसके नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसी राज्यसभा के बनाए गए हैं दोस्तों। तो बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि डिटेल आपको याद होनी चाहिए, बेसिक अगर आप याद रखेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा समय समय पे कुछ ऑर्डर्स जो है वो भी पास किए गए हैं। ऑर्डर्स का मतलब होता है दे आर मोर लाइक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पार्लियामेंट उनको पास नहीं करता है, बट दे आर मोर लाइक फॉर द फॉर द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज, तो ऑर्डर्स को पास किया जाता है। जैसे कि इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में पास किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑर्डर 1992 में पास किया गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स जो हैं दोस्तों वो भी पास किए गए। तो इसमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्टीज का मामला जो लिखा गया है, ऊपर वाले में इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड जो है मामला वो लिखा गया है। सो आई होप आपको लेक्चर आसान। This was all about the lecture. It was a short lecture, but important lecture. Please stay tuned for more amazing content. I hope you will have a wonderful time studying. All the best for all your exams. Please do subscribe to my channel for more amazing videos.